हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों के लिए डेरिवेशन लेके आया हूं, जो आपकी बड़ी डिमांड रहती है कि सर फिजिक्स का डेरिवेशन करा दिया करिए। तो इसी बीच मैं फिर से लेके आया हूं। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो गॉस का नियम से है, जो उनके अनुप्रयोग को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो टॉपिक रहने वाला है आपको बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपका डेरिवेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है गॉस नियम के अनुप्रयोग। यहाँ पे इनके नियम का अनुप्रयोग, यहाँ पे जो मैं आपको पहला कराने वाला हूं, यहाँ पे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही फिगर बना रखा है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको एक एक करके बताता चला जाऊंगा और आप अच्छे से समझिएगा और उसके बाद अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या मैंने बता दिया, यहाँ पे एक कोई तार ले लिया, यहाँ पे सीधा तार हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए गॉस का प्रमेय किस पे मान्य होता है, यहाँ पे बंद पृष्ठों के लिए है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे ये एक तार हो गया, यहाँ पे धनावेशित तार मैंने ले लिया और इसके चारों तरफ इसका क्या मैंने मान लिया, बताओ, एक बेलन की तरह बना दिया। इसको मैंने बंद कर दिया, समझ में आ गया, क्योंकि गॉसियन का पृष्ठ मैंने बताया था यहाँ पे बंद पृष्ठों के लिए ही मान्य है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे, देखो इसके चारों तरफ क्या निकलेगा, बताओ, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। यहाँ इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, इधर भी और इधर भी, मतलब इसके चारों तरफ आपका क्या निकालना है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ में आ गया। यहाँ पे इसके सभी पृष्ठों पे क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। आइए अब हमको क्या निकालना है, इस बिंदु पे मैं मान लेता हूं कोई बिंदु P ले लेता हूं। कोई बिंदु कितना लेता हूं, यहाँ पे P। अब इस बिंदु P पे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको लोगों को निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे इसमें तीन सतह दिखाई दे रहे होंगे। एक पहला सतह ये हो गया, दूसरा सतह हो गया, एक क्या हो गया, ये वाला तीसरा सतह हो गया। आप इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो, आप कहीं पे भी क्या निकाल सकते हो, किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो कि कितनी है। समझ में आ गया। अब देखो कैसे निकालते हैं आप लोग, देखो ध्यान से। अगर यहां से यहां तक दूरी में मान लेता हूं, यहां से तक इसकी जो लंबाई है स्मॉल एल मान लेते हैं, लंबाई क्या मान लेते हैं, स्मॉल एल। और इसका रैखिक आवेश घनत्व तो है, मैं फार्मूला कितना होता है, Q बराबर कितना होता है यहाँ पे L, माने लैम्डा बराबर Q अपान कितना होता है L। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक पृष्ठ ये लेंगे, एक पृष्ठ ये लेंगे, एक पृष्ठ ये ले लेंगे, इन सब पे क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कितना है, देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं। मैं मान लेता हूं कोई पृष्ठ यहाँ पे मैं मान लेता हूं एक बिंदु लेता हूं A1, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे लेता हूं A2, एक बिंदु यहाँ पे मैंने P लिया है, यहाँ पे मैं मान लेता हूं इसका कितना यहाँ पे A3 है, मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर देख पाओगे इसके कारण जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर की तरफ होगा, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे आप देख पाओगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किस दिशा में है, इस दिशा में है। समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो आप देख पाओगे क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब वैसे ही यहाँ पे आप देख पाओगे वही कहानी इस पे भी चल रही है। क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा, DA इस तरफ होगा, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इस तरफ होगा। तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, बना है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे देख पाओगे तो क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है, DA इस दिशा में है, और आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस दिशा में है, इसी दिशा में है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे थीटा का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। समझ में आ गया, एक समान इसी दिशा में ऐसे है। आ गया। आप चाहोगे तो इस दिशा में भी कर सकते हो। तो चलिए फिगर हमारा रेडी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इस पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके बाद इस पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके बाद यहाँ पे तीनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। आइए बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, यहाँ पे माना A1 बिंदु पर
बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स कितना मैं मान लू यहाँ पे φ1 मान लू, कितना मैं मान लू यहाँ पे φ1 कितना हो जाएगा, देखियो क्लोज समाकलन मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे बंद समाकलन हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखियो ई डी ए कॉस थीटा का मान कितना यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री मैंने लिख दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाई E1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, समीकरण कितना बन जाएगा यहाँ पे 1, आया समझ में। उसी प्रकार से इस बिंदु पे निकाल लेंगे यहाँ पे, चलिए फिर मैं निकाल देता हूं A2 बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, क्या वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा फाई E2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल, फिर वही हो जाएगा कितना हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, यही होने वाला है, यहाँ भी कितने डिग्री कोण बना रहा है 90, तो देखो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ भी कितना हो गया 0, समीकरण कितना बनेगा यहाँ पे आप देख पाओगे 2, आ गया समझ में। इसी प्रकार से आप क्या यहाँ पे निकालोगे बिंदु P पे, कहाँ पे निकालोगे मतलब यहाँ पे A3 पर वैद्युत फ्लक्स कितना निकाल दे, यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा फाई E3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बंद समाकलन हो जाएगा यहाँ पे E इंटू डी ए कॉस 0 कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो आप देख पाओगे यहाँ पे E3 बराबर कितना हो जाएगा, देखो E इंटू इसका कितना हो जाएगा cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे DA, समझ में आ गया। अब देखो जो DA का समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा A आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा फाई E3 बराबर कितना हो जाएगा E इंटू ए, समीकरण कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, समझ में आ गया, समीकरण कितना बन गया यहाँ पे 3। अब हम क्या करेंगे इस पूरे पृष्ठ पे क्या निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स, कितना कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा इन तीनों को जोड़ दूंगा, तो मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फाई E बराबर कितना फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, समझ में आ गया। अब देखो इसका मान भी 0 इसका मान भी 0 है, तो आप अगर रखोगे यहाँ पे 0 प्लस 0 इसका मान कितना है E इंटू कितना यहाँ पे है E, आया यहाँ पे, तो आप लिख पाओगे फाई E बराबर E इंटू ए, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं सॉल्व करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, ये क्या है क्षेत्रफल है, ये कैसा है बेलन की तरह है, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला कितना होता है 2πr l, यही हो सकता है यहाँ पे, या तो h के यहाँ पे बन गया, यहाँ पर आपकी लंबाई बन गई है, तो कितना हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा 2, देखो कितना हो जाएगा E इंटू 2πr l, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे होता है चूंकि पता है फाई E बराबर कितना होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही पता है हम लोगों को, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला यही पता है गॉस के प्रमेय से, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैं इसकी जगह पे इतना लिख सकता हूँ Q अपान एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πr l, समझ में आ गया। अब देखो हम लोगों को क्या पता है, अगर यहाँ पे हम जानते हैं, देखो रैखिक आवेश घनत्व का Q अपान कितना होता था L होता है, चूंकि हमको क्या पता है बताओ, अच्छा यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व कितना लैम्डा बराबर Q अपान L पता है, अगर आप निकालना चाहो Q का मान तो निकल जाएगा, देखो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L, तो Q की जगह आप लैम्डा इंटू L लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे, देखो कैसे हो जाएगा Q की जगह लैम्डा इंटू L, चलिए लिख देते हैं लैम्डा इंटू L अपान कितना यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट, बराबर कितना बचा यहाँ पे है E 2πr l, यही बचा है, ठीक है। L से L क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, E का मान निकालना है, तो E का मान तो 2πr कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/2πr हो जाएगा, और कितना हो जाएगा लैम्डा अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे बस लैम्डा अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यही तो हो जाएगा यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे ना। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r हो सकता है,
हो सकता है ना। यहाँ पे देखो फार्मूला ये भी आपका हो सकता है। यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे इसमें 2/2 से गुणा कर दें। देखो दोस्तों 2/2 से जब अगर हम गुणा कर दें तो देखो हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 1/2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4πε0 2 लैम्डा अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे r। समझ में आ गया। मतलब आपका जो बिंदु P पे आया है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आया है E बराबर 1/ε0 2 लैम्डा अपान कितना आ गया r। यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे निगमन आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैंने एकदम सरल शब्दों में एकदम मैंने अच्छे तरीके से बता दिया आप लोगों को। ज़्यादा लिखवाने वाला काम नहीं किया है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं किया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये निगमन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर 7 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे व्हाट्सएप से जाके जुड़ जाइए, ताकि क्या हो जाए कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को दे दूं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से मैं आप लोगों को डेरिवेशन का, न्यूमेरिकल का वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आप इस चैनल पे भरोसा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए।